आज हम यूनिट 3 पेट्रोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। आप अपना सिलेबस बना लीजिएगा, सारे टॉपिक कवर किए गए हैं इसमें। आप एक बार पढ़ के देखिए, सिलेबस अपने सामने निकाल के बैठिए जब भी अगर वीडियो आप सुन रहे हैं तो पेट्रोलॉजी क्या होता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक इज़ नोन एज अ पेट्रोलॉजी। मतलब अलग अलग प्रकार के पत्थरों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। तो ये पत्थर क्या होते हैं? एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। रॉक का डेफिनेशन पूछा जाए आपको तो एक लाइन से आप क्या बोलेंगे कि एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स क्या कहलाते हैं? रॉक्स कहलाते हैं। और ये हमारे पृथ्वी में जो अर्थ क्रस्ट है ना, ये पूरे अर्थ क्रस्ट क्या है? अलग अलग प्रकार के पत्थरों से या रॉक से मिलके बना हुआ है। जैसे कि कुछ रॉक्स क्या है जिसे आप जानते हैं, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, सेल, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, बहुत सारे हैं। ये सब किस एग्जाम्पल हैं? रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। अब इन अलग अलग प्रकार के रॉक तो एक ही अलग अलग है ना, एक ही प्रकार के नहीं हैं। इनकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी, इनका टेक्सचर, इनके क्रिस्टल के हिसाब से ये अलग अलग बेसिस पे इनको अलग डिवाइड किया गया है। मेनली हम लोग क्या करते हैं पेट्रोलॉजी में, हम लोग जनरली 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं इसको। क्या क्या है वो? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। पहले बता दूं कि अर्थ क्रस्ट के 90% जो भाग हैं वो किसके बने हैं? इग्नियस रॉक के बने हुए हैं। बाकी जो 10% भाग कवर करता है अर्थ क्रस्ट का, वो आपका सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बना हुआ है। अब इग्नियस रॉक क्या है, पहले से इसका डिवाइडेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। जैसे कि इग्नियस रॉक, ये इग्नियस रॉक कैसे बनता है? आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इग्नियस रॉक में कि जब अंदर पिघला हुआ लोहा, धातु, विभिन्न प्रकार के धातु क्या होते हैं पृथ्वी के स्थेनोस्फीयर में लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर भी रहता है, कभी कभी इनको फिजर्स फॉल्ट के रूप में कहीं पे भी इनको क्या मिल जाते हैं? स्पेस मिल जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण से ये पृथ्वी में या सरफेस में आने का प्रयास करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। सभी प्रकार के पत्थरों का बनने का कारण वोल्केनिक इरप्शन ही है। आगे वोल्केनिक इरप्शन का डिटेल में आगे डिस्क्रिप्शन है, बता दूंगा मैं। अब देखिए इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। भाई तो ये मैग्मा क्या है? मैग्मा में आगे पढ़ लेंगे। मैग्मा पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ अलग अलग तत्वों का, मिनरल्स का लिक्विड फॉर्म में जब रहते हैं उसको मैग्मा बोलते हैं। इसमें गैसेस भी होती हैं, आगे उसको डिस्कस कर लेंगे। जब ये मोल्टन मेटल्स क्या होते हैं, कहीं जगहों से, क्रेटर से जब बाहर आते हैं, है ना, ये फॉल्ट के कारण भी आ सकते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो क्या बनते हैं? ये यही इग्नियस रूप में बनते हैं। इग्नियस का अर्थ ही होता है कि अग्नि से निर्मित। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक जगह लिखा है ग्रेनाइट, साइड में लिखा है बेसाल्ट। ठीक है, देख पा रहे हैं। अब ये बेसाल्ट कब होगा? ये मोल्टन मेटल जब किसी फीजर से बाहर आ जाते हैं, पृथ्वी के सरफेस पे आ गए और धीरे धीरे क्या होंगे? ठंडा होंगे, कूल होंगे, वो क्या कहलाता है? हमका बेसाल्ट। अब जो लावा निकलने के लिए बाहर तो आ गए, लेकिन उनको कहीं जगह नहीं मिला, वो पृथ्वी के अंदर ही कहीं स्पेस में जाके क्या हो गए? कूल हो गए। वो होता है आपका ग्रेनाइट। ठीक है, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स अंडर वाटर। जैसे कि आपका इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जैसे कि ये सी लेवल है ना, सी लेवल के नीचे क्या है? छोटे छोटे सेडिमेंट्स। जब इग्नियस रॉक बन जाता है तो आप पहले पढ़ चुके हैं वाटर इरोजन से या फिर एयर से, किसी भी माध्यम से क्या होते हैं? आपकी चट्टानों का क्षरण होता है, अपरदन होता है। अब वो हवाओं के माध्यम से या पानी में बहते हुए लास्ट में कहाँ जाते हैं? समुद्र में ही मिल जाते हैं। अब समुद्र में जब मिल जाएंगे तो क्या होगा? एक ये सब बनने में, सेडिमेंट्री रॉक बनने में बहुत टाइम लगता है ना, एक एक नहीं बन जाता है।
ये क्या होंगे, लेयर बाय लेयर जमा होते जाएंगे। अब एक सेडिमेंट्स के ऊपर में दूसरे सेडिमेंट जब इकट्ठा होंगे तो क्या करेंगे, सी लेवल का, सी पानी का तो बहुत दबाव नीचे पड़ता ही रहता है, उस दबाव के कारण से क्या होगा, एक लेयर बाय लेयर क्या होगा, कंसोलिडेशन और सीमेंटेशन होगा सेडिमेंट्स का। इससे बनने वाली चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कंसोलिडेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स अंडर द वाटर। ठीक है, जैसे जितना में देख पा रहे हैं। और इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ मछलियाँ तैरती हुई दिख रही होंगी आपको, ये मछलियाँ जब मृत हो जाएंगी, समुद्र के अंदर ही मृत होंगी, जाहिर सी बात है, तो इनका क्या होगा, इनके ढांचों से, इनके अवशेषों से क्या होंगे, ये भी सेडिमेंट्स उसमें जिनसे जमा होने इकट्ठा हो जाएंगे। अब नीचे जब इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा, इनसे निर्मित जो चट्टानें रहेंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शैल। यहाँ पे लिखा हुआ है सैंडस्टोन। सेडिमेंट्स के टुकड़ों से या उसके पार्टिकल से जो कॉम्पैक्शन से जो बनेगा उसको हम लोग सैंडस्टोन बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्या दिया हुआ है आपका, मेटामॉर्फिक। अब मेटामॉर्फिक क्या है, जैसे कि आप चित्र से देख पा रहे हैं, ये जहाँ पे सेडिमेंट्री लिखा है वहाँ पे सेडिमेंट्री या इग्नियस दोनों को भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि नीचे में तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ही, उस बहुत उच्चतम टेम्परेचर के कारण से नीचे से आपको प्रेशर रहता ही है, ठंडी नहीं हो पाती। और ऊपर से जो इग्नियस रॉक बन चुका है, या ऊपर के जो ऊपर जो लेयर बाई लेयर जो जमा चट्टानें बन चुकी हैं, वो उनको क्या करती हैं, कंप्रेस करती हैं। दोनों के कंप्रेशन के कारण से इनके क्या होंगे, मॉलिक्यूल से क्रिस्टल में चेंजेस आते हैं, जिससे मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये जो हम एग्जांपल दिए ना मार्बल का ऊपर में रॉक के डेफिनेशन के साथ, जो कैल्साइट था, कैल्साइट क्या है आपका, सेडिमेंट्री रॉक था। लेकिन कैल्साइट का क्या हुआ, जब ऊपर चट्टानों से और नीचे पृथ्वी के गर्भ से दोनों से क्या हुआ, जब हाई प्रेशर में क्या हुआ, उन लोगों का कंप्रेशन हुआ, उसी कारण से कैल्साइट किस में परिवर्तित हो गया, आपका मार्बल में परिवर्तित हो गया। तो कैल्साइट पहले क्या था, सेडिमेंट्री था, बाद में मार्बल बना और वो क्या बना, मेटामॉर्फिक रॉक बना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है, जैसे कि हमने बोला कि वोल्केनिक इरप्शन से ही सभी प्रकार की चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो क्या होगा, आखिर में जो वोल्केनिक उनके बनने के आधार पे, हमने डिफिनेशन में पढ़ा था कि ओरिजिन ऑफ रॉक के हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं। तो उनका ओरिजिन कैसे हुआ, सबका तो अंदर से बाहर आने वाले मैग्मा से ही हुआ है, बाहर आके वो लवा में परिवर्तित हो गए। उनका अलग अलग रूप में ये साइकिल एक क्रम चलता ही रहता है, उसको हमको देखना है। जैसे कि इसमें सबसे पहले रॉक साइकिल में नीचे देखिए, ये है आपका मैग्मा, है ना। जैसे कि मैग्मा बाहर आएगा, लावा बनेगा, देखिए बाहर निकल गया, कूलिंग लिखा है, कूलिंग के थ्रू क्या होगा, वो इग्नियस रॉक में परिवर्तित हो जाएगा, इग्नियस रॉक बन जाएगा। देखते चलिए, अब इग्नियस रॉक को पानी के द्वारा या हवाओं के माध्यम से इग्नियस रॉक का क्या होगा, चलन होगा। और वो किस में टूटेंगे, सेडिमेंट्स में टूट जाएंगे। वेदरिंग एंड इरोजन लिखा हुआ है ना, वहाँ से क्या हो जाएगा, सेडिमेंट्स में टूट गए। मान लो अब सेडिमेंट्स क्या होंगे, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन कारण से क्या बनाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक बनाएंगे। और सेडिमेंट्री रॉक अगर अंडर हीट और प्रेशर उसमें लगातार कॉन्स्टेंटली कई सालों तक उसमें क्या रहेगा, लगा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, मेटामॉर्फिक रॉक कभी क्या हो सकता है, इरोजन और वेदरिंग हो सकता है, वो भी सेडिमेंट्स में डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इग्नियस रॉक मेल्ट होकर क्या बन जाता है, फिर से मैग्मा बन जाता है। और वेदरिंग और इरोजन से सेडिमेंट्री रॉक भी सेडिमेंट्स में टूटते ही रहते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट साइकिल चलता ही रहता है, इसी को कहते हैं हम लोग रॉक साइकिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको डिटेल में तीनों रॉक के बारे में स्टडी करना है, वो है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक, तो हम लोग इग्नियस को पहले देखते हैं। देखिए इग्नियस, मैं आपको बताया कि मैग्मा से ही क्या होता है, आपका निर्माण होता है ना। तो ये बताइए, मैग्मा किससे मिलकर बना होता है। मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पे इरप्ट नहीं है तब तक उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। जैसे ही वो सरफेस में आ जाता है, उसमें कुछ केमिकल रासायनिक परिवर्तन होंगे, कुछ चेंजेस आएंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लावा बोलते हैं। तो मैग्मा किसको बोलेंगे, मैग्मा में तीन चीज़ें मेनली होती हैं, जैसे कि क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़ में, हॉट और विस्कस होती हैं, है ना। दूसरा क्या है, सिलिशियस मेल्ट कंटेनिंग वाटर वेपर, इसमें सिलिका की मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है आपका गैसेस। क्योंकि जो मैग्मा है वो बहुत ज़्यादा गहराई से, पृथ्वी की बहुत ज़्यादा गहराई से सरफेस पे आती हैं, इसलिए इसमें कई प्रकार की गैसें भी इसमें सम्मिलित होती हैं। जब ये मैग्मा सरफेस में आती हैं तो क्या होते हैं, इसके गैसेस लूज हो जाते हैं, है ना। जब गैसेस ये इरप्ट करता है तब क्या बच जाते हैं, जो बच जाता है सरफेस में और जो यहाँ पे रॉक निर्माण करेगी, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग लावा बोलते हैं। ठीक है, लॉसेस, गैस का लॉस होने के बाद मैग्मा ही क्या कहलाता है, हमारा लावा कहलाता है। इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो केमिकल कंपोजिशन में इसमें सिलिका के ऑक्साइड्स रहेंगे, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं और कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के भी ऑक्साइड्स होते हैं। लेकिन इनके केमिकल कंपोजिशन को देखा जाए तो इग्नियस रॉक में जो परसेंटेज है उसमें क्या है, जैसे कि सिलिका का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है, ये आपका लगभग 40 से 75% बाई वेट। ठीक है, बाई वेट इतनी अमाउंट में सिलिका के ऑक्साइड होते हैं और इग्नियस रॉक में ना। फिर है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, इसमें क्या है 10 to 20% आपका ऑक्साइड्स होते हैं एल्यूमिनियम के, और कभी कभार, मुश्किल से कभी कभार ही 10% से ज़्यादा कभी हो पाते हैं किसके, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर आयरन के ऑक्साइड्स। ठीक है, सिलेबस में आगे हैं आपका एसिड एंड बेसिक रॉक्स। एसिड और बेसिक रॉक्स क्या होते हैं, जैसे कि जो ओरिजिन है हम उसके आधार पे देखें, है ना, तो इसकी जो इरेप्ट वाला जो मैग्मा है उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं इग्नियस रॉक के रिस्पेक्ट में, है ना। तो एक कहलाएगा हमारा एसिड मैग्मा, दूसरा कहलाएगा हमारा बेसिक मैग्मा। क्यों, इसमें मिलने वाले अलग अलग टाइप के मिनरल्स के हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि एसिड मैग्मा आप देख पा रहे हैं, एसिड मैग्मा में क्या होगा, जो सिलिका है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इस मामले में ज़्यादा रिच होते हैं। और इसमें कमी किसकी होती है, पुअर क्या क्या होंगे इसमें, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन इसमें कम मात्रा में मिलते हैं। ऐसे मिनरल्स को हम लोग, ऐसे रॉक क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड मैग्मा बोलेंगे। यहाँ पे बेसिक मैग्मा क्या होगा, अगर मैग्मा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की अधिकता है जबकि सिलिका, सोडियम और पोटेशियम की क्या है, न्यूनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक मैग्मा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ सिलिका के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग चार भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, दूसरा बेसिक रॉक्स, तीसरा इंटरमीडिएट रॉक्स, चौथा एसिड रॉक्स। इसमें चूँकि यहाँ पे बेस क्या है, सिलिका परसेंटेज है। ठीक है, पहले भी ऊपर डिस्कस कर लिए थे, सिलिका परसेंटेज इसको क्या करना है, हमको डिवाइड किए हैं। तो इसमें क्या है पर, जैसे कि 45% से अगर सिलिका की मात्रा कम है तो ऐसे रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा बेसिक रॉक बोलेंगे। इग्नियस रॉक है लेकिन इग्नियस रॉक में भी किस टाइप का रॉक बोलेंगे इसको, कि अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक। जैसे एग्जांपल है इसका पेरियोडोटाइट। ठीक, जैसे कि बेसिक रॉक्स को फेरोमैग्नीशियम मैफिक रॉक भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नीशियम मिनरल की अधिकता कारण से इसको मैफिक रॉक भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए बेसिक रॉक में क्या होगा, 45 से 55% के बीच में अगर सिलिका की मात्रा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक रॉक से बोलेंगे। इसका एग्जांपल है जैसे कि बेसाल्ट, है ना, जो पहले में ही बताए थे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट के एग्जांपल दिए थे ना, गैब्रो और बेसाल्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट 55 से 65%। इसका एग्जांपल है डायोराइट। अगर 55 से लेके 65 के बीच में अगर सिलिका परसेंटेज हमको मिलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक। और आपका है एसिड रॉक, किसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं फेल्सिक रॉक। फेल्सिक जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे Fe से आपका फेरस, फेल्सफार, FeS का मतलब फेल्सफार से है और Si का मतलब सिलिका से है। अगर फेल्सफार और सिलिका कंटेंट इसमें रॉक में ज़्यादा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एसिड रॉक। अगर 65% से ज़्यादा है तो ऐसे इग्नियस रॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक इग्नियस रॉक। इसका एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेनाइट। ठीक है, अब इसमें जैसे कि एसिड रॉक का भी प्रॉपर्टी पूछ दे तो क्या होता है, जैसे कि एसिड रॉक जानने वाली बात है कि ये कलर में लाइट होते हैं, जबकि जो बेसिक रॉक होंगे वो क्या होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, जनरली ब्लैक आपको दिखेगा।
है ना। आप बाद में आइडेंटिफाई करने में काम आएगी प्रॉपर्टी। जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, इसकी कम होती है अपेक्षाकृत बेसिक रॉक के, एसिड रॉक की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 2.7, जबकि बेसिक रॉक की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 3.2। और जैसे कि क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्सपार का अधिकता होता है एसिड रॉक में, इसलिए इसको बोलते हैं फेल्सिक, FeLSiC। उसी तरह बेसिक रॉक में क्या होगा आपका, यहाँ पे फेरोमैग्नीशियम मिनरल का अधिकता ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं मैफिक, है ना। मैग्नीशियम और फिर मैग्नीशियम का मिनरल का इसमें क्या होता है, अधिकता होता है, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें इतना ही जानना था, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से जितना दिया हुआ है उतना ही कवर करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, क्योंकि टाइम का भी कमी है, इसलिए जो आपको दिया हुआ है पढ़ते हैं, है ना। अब देखते हैं अकरेंस ऑफ इग्नियस रॉक्स। जैसे कि आप पहले बता चुका हूँ कि मैग्मा क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गहराई से पृथ्वी की सतह पे आते हैं। ये टेम्परेचर कितना हो सकता है, ये टेम्परेचर आपका 900 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हो सकता है ना। अब क्या होगा, जब अगर मैग्मा बाहर आ रहा है और बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जिस क्रेटर से वो बाहर आ रहा है ना, उसमें तभी बह सकते हैं जब उसका क्रेटर क्या हो, ज़्यादा मेल्टिंग पावर का हो कि मैग्मा से ज़्यादा। तो उसके जो सराउंडिंग रॉक्स होते हैं वो ज़्यादा वो पिघल नहीं पाते हैं, वो उससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, इसलिए उसके ऊपर मैग्मा फ्लो कर जाता है ना। अगर फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, अगर मैग्मा इतना हाई टेम्परेचर से आ रहा है, अगर ऊपर में भी कुछ ऐसा हार्ड सरफेस ना मिले तो उसको भी तो मेल्ट कर देंगे ना। इसलिए बोला जाता है कि मैग्मा उसके ऊपर फ्लो तभी करता है जब सराउंडिंग रॉक्स क्या होते हैं उसके उससे ज़्यादा हैवी होते हैं, है ना। अब क्योंकि मैग्मा बाहर आएगा तो उसका कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के हिसाब से हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, है ना, इग्नियस रॉक को। एक है एक्सट्रूसिव, एक दूसरा है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब इसी को बोलते हैं वोल्केनिक रॉक्स, है ना। इसका एक्सट्रूसिव रॉक बोलने का अर्थ ये है कि जैसे कि लावा है ना। लावा क्या होगा, जब फ्लो होगा तो जब ठंडा होने लगेगा, कूल और क्रिस्टलाइज होगा तो क्या होते हैं ये फाइन ग्रेन या फिर ग्लासी, क्योंकि टाइम रैपिडली क्या ठंडा हो जाते हैं, रैपिड ठंडा होने के कारण से इनके क्रिस्टलाइजेशन में टाइम इसको नहीं मिलता, इसलिए जनरली ये ग्लासी हो जाते हैं, लगभग ग्लासी लगते हैं ग्रेन्स, क्योंकि पता नहीं चलते हैं। इसलिए उसका टेक्सचर दिखने में इसकी बनावट कैसे हो जाती है, जब इसमें वोलाटाइल इसमें से स्केप कर जाते हैं और इसमें कई प्रकार के गैस आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, तो ये कभी कभी गैस कैविटी का भी निर्माण कर लेते हैं। गैस कैविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, अब कभी कभी ये जो वेसल्स हैं या ये लावा हैं कहीं में इकट्ठा बहते हुए क्या हो जाते हैं, कंसोलिडेट हो जाते हैं और उसका एक लहर नुमा एक संरचना देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं फ्लो स्ट्रक्चर। इसी फ्लो स्ट्रक्चर के कारण से कभी कभार आप देखेंगे चट्टानों में अलग अलग कलर के आपको लेयर दिखाई देते हैं। इसका कारण यही है कि जब बहते हैं तो बहने के कारण बहते बहते ये इसके ऊपर फ्लो का लगातार फ्लो उसमें चलता रहता है, तो फ्लो का स्ट्रक्चर बन जाता है। इस फ्लो स्ट्रक्चर के कारण से एक ही पत्थर में अलग अलग तरह के रंग के आपके लेयर आपको देखने को मिल जाते हैं रॉक्स में। अब आते हैं इंट्रूसिव रॉक में। इंट्रूसिव रॉक किसको बोलते हैं कि जब इंट्रूसिव रॉक क्रिस्टलाइज होते हैं ज़मीन के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर, है ना, तो क्या हो गया, जैसे कि नाम से स्पष्ट है इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर हो गया, इसलिए इसको वोल्केनिक बोल रहे हैं। लेकिन इंट्रूसिव डेप्थ में ही फॉर्मेशन होता है, बाहर सरफेस तक तो आ नहीं पाते हैं, है ना। इस लाइन्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है इंट्रूसिव को। एक होंगे आपके प्लूटोनिक, दूसरा होता है आपका हाइपोबेसल। ठीक, जैसे प्लूटोनिक में क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा गहराई में ये फॉर्मेशन होता है इसका। अब चूंकि बहुत ही ज़्यादा गहराई में फॉर्मेशन होता है तो रैपिडली तो ठंडा हो नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि डेप्थ में इसका फॉर्मेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा गहराई में। अब गहराई से सरफेस में आ ही नहीं पाएंगे तो अंदर की पृथ्वी का तो अंदर का टेम्परेचर तो वैसे भी हाई है, तो क्या हो गए, इसके जो पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्स हैं, एकाएक तो ठंडा हो नहीं पाएंगे, आराम से ठंडा होंगे, इसलिए इसके जो ग्रेन्स का जो साइज़ है
वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, कोर्स ग्रेन के होते हैं, प्लूटोनिक, है ना। अब हाइपरबेसल में क्या होता है, हाइपरबेसल में ये सरफेस के पास ही क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और सरफेस के पास इकट्ठा होने के कारण से रैपिडली क्या हो जाते हैं, ये ठंडा हो जाते हैं, क्वेंचिंग हो जाता है इनका जल्दी से। इसलिए इसके जो आपके जो ग्रेन्स हैं वो क्या होते हैं, फाइनर टाइप के होते हैं। फाइनर ग्रेन्स जनरली इसमें देखने को मिलता है, बट वोल्केनिक रॉक से बड़े होते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग पढ़े एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक रॉक्स, उससे बड़े होंगे, लेकिन इससे फाइन होते हैं, किससे, प्लूटोनिक से, ठीक है। नेक्स्ट जिसका एक बनावट जो आपको देखने को मिलता है वो है आपका प्रोफाइरिटिक टेक्सचर। आगे डिस्कस करेंगे प्रोफाइरिटिक टेक्सचर किसको बोलते हैं, चलो बता देता हूँ। प्रोफाइरिटिक टेक्सचर मतलब जैसे कि अलग अलग मिनरल्स का एक ही में हमको देखने को मिलता है ना। हम लोग क्या पढ़े थे, डिफिनेशन में ही लिखा था हमारा कि ग्रुप, बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, हम लोग रॉक किसको बोल रहे थे कि एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स से मिलके क्या बनता है, रॉक बनता है। तो इसमें जब अलग अलग प्रकार के मिनरल्स में जब किसी अन्य मिनरल का या कोई और मिनरल्स का जो क्रिस्टल्स, मेन जो हमारा सराउंडिंग जो रॉक है या बॉडी है, मास है, उससे जब बड़े बड़े साइज के हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोफाइरिटिक टेक्सचर। आगे बढ़ेंगे, इसको डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, देखते चलिएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये हम चार तरह कर सकते हैं, जैसे हम लोग पहले देख लिए हैं, हमने पहले भी अभी इसमें डिस्कस किया कि परसेंटेज ऑफ सिलिका के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। ये वही है कि क्लासिफिकेशन मतलब इग्नियस रॉक को अगर क्लासीफाई किया जाए ब्रॉडली, तो इसको हम लोग चार टाइप से कर सकते हैं, जिसके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। जैसे कि पहला क्या लिखा है, रिलेटिव सिलिका कंटेंट, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया था आपको, ये देखिए, ये देखिए सिलिका के, है ना, अल्ट्रा बेसिक, बेसिक, इंटरमीडिएट, एसिड रॉक्स, फेल्सिक रॉक, ठीक। तो ये क्या है, परसेंटेज ऑफ सिलिका के हिसाब से। वैसे ही तो ये है आपका एक्सेस ऑफ सिलिका, सिलिका की परसेंटेज के हिसाब से। इसमें क्या होता है, फेस्फेटॉइड्स और डिफिशियंसी पढ़ेंगे हम लोग। मतलब एक तो एक्सेस ऑफ सिलिका के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, दूसरा कि सिलिका में कमी के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो रिलेटिवली सिलिका कंटेंट के हिसाब से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा है काइंड्स ऑफ फेलोस्फार, काइंड्स ऑफ फेलोस्फार, इसमें क्या पढ़ना है हमको, डिटर्मिनेशन और क्लासिफिकेशन, है ना। डिटर्मिनेशन और क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ एल्कली फेलोस्फार, मतलब एल्कली फेलोस्फार का रिलेटिव अमाउंट हमको क्या करना है, याद करना है, उसके लिए हम लोग उसके हिसाब से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, प्लेजियोक्लास हेल्प्स ग्रेटली इन क्लासीफाइंग इग्नियस रॉक्स, ठीक है ना। जो प्लेजियोक्लेस है ये हमको मदद करता है क्लासीफाई करने में, किसके हिसाब से, फेल्सफार के हिसाब से, कि कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में नहीं है। तीसरा उसका क्लासिफिकेशन है आपका मैफिक मिनरल्स, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मैफिक लिखा है मतलब मैग्नीशियम और फेरस, हाँ। तो मैग्नीशियम और फेरस मिनरल्स की अधिकता कारण से, तो इसमें क्या करना है हमको, रिलेटिव अमाउंट ऑफ टाइप ऑफ मैफिक मिनरल्स। यहाँ पे मैफिक मिनरल्स का आपका मतलब वही है, मैफिक क्या बोला था मैं आपको, मैग्नीशियम और फेरस, ठीक है। चौथा है आपका टेक्सचर के हिसाब से, टेक्सचर मतलब उसकी बनावट के हिसाब से। तो टेक्सचर में आगे आपके सिलेबस में चार्ट जो दिया हुआ है, इन चारों टॉप में से कोई दो टाइप के बारे में हमेशा पूछता है एग्जाम में। तो टेक्सचर में क्या है आपका, डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड है साइज ऑफ ग्रेन, थर्ड है आपका शेप ऑफ क्रिस्टल, और चौथा है म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन मिनरल ग्रेन्स। एक बार ध्यान दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये सेकंड नंबर है साइज ऑफ ग्रेन्स, और चौथा है म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन मिनरल ग्रेन्स, ठीक। इन दोनों से ही आपके सिलेबस में क्वेश्चन दिए गए हैं और हर बार क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, देखो सेकंड नंबर क्या था, साइज ऑफ ग्रेन्स था। इसमें भी इसका दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक फेनेरिक, सेकंड है ए फेनेरिक। सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे ए है ना, फेनेरिक ये है आपका फेनेरिक, तो इसमें ए फेनेटिक, ये बस जोड़ना है इसमें। अब इसमें जो सिलेबस आप देखते चलेंगे तो इसमें समझ में आएगा। इसमें है कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन, फाइन ग्रेन
और क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। ये आप ये मत समझिए कि यहाँ पे एक एक लाइन का है। मैं यहाँ पे जितने सारे बड़े बड़े डाटा थे उसको मिला के थोड़ा सा बना दिया हूँ सिनॉप्सिस। आप जब बुक आपके पास जो नोट्स होगा उसमें से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने बहुत ही छोटे रूप में इसको क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, फेनेरिक। सेकेंड क्या हो जाएगा, अफेनेटिक। इसमें क्या लिखा है, कोर्स ग्रेन जो मटेरियल्स आपको फेनेरिक में साइज ऑफ ग्रेन के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं ना। मतलब किसी रॉक्स में जो विजिबल होते हैं वो ग्रेन्स, है ना, ठंडा होते समय, क्वेंचिंग होते समय उस चीज़ की ग्रेन्स का साइज़ के हिसाब से हम लोग उसको अलग किए हैं। जैसे कि कोर्स ग्रेन है ना, कोर्स ग्रेन जो हमारा सेडिमेंटी इग्नियस रॉक जो होगा उसमें आप अगर ग्रेन्स का साइज आप मैप करेंगे तो उसका जो कोर्स ग्रेन्स होगा मतलब कितना होगा, 5 mm का एक आपको ग्रेन मिलेगा जब वो ठंडा हुआ था, क्विंचिंग हुआ था। तो मीडियम ग्रेन में क्या मिलेगा आपको, 1 से 5 mm तक को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम फेनेरिक इग्नियस रॉक। और थर्ड में है आपका फाइन, अगर 1 mm से नीचे रहा तो आपका फाइन ग्रेन में आएगा। यहाँ पे जानने वाली बात है, ये अक्सर जो 2 नंबर में आता है क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। देखिए यहाँ पे जो बनने वाले जो ग्रेन्स हैं क्रिप्टो क्रिस्टलाइन में, इसमें क्या होंगे, आपके विजिबल नहीं होंगे, नेक्ड आई से आप विजिबल नहीं कर सकते और नहीं देख सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर कोई पोलराइज्ड लाइट को वहाँ से पास कराएं तो हम उसको फील्ड कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन खुली आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ए फेनेटिक में क्या आएगा, इसमें केवल एक ही टाइप का आता है, ये है आपका माइक्रो क्रिस्टलाइन, जो आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन जान लो इसको हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप क्या कर सकते हैं, विजिबल है, ये इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन में साइज ऑफ ग्रेन्स के हिसाब से ये आता है हमेशा, जो सिलेबस में भी है। म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ ग्रेन्स है ना, इसी के 4 टाइप, चौथा टाइप है ना, उसका है आपका म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ ग्रेन्स। इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। इनकी अलग अलग प्रकारों को तो आपको नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं। अनइक्विग्रैनुलर, दूसरा है इसका इक्विग्रैनुलर, थर्ड डायरेक्टिव, फोर्थ है इंटर ग्रोथ। ठीक, देखो पहले डिस्कस किए थे हम लोग प्रोफाइलेटिक टेक्सचर के बारे में। देखिए यहाँ पे डायग्राम सबको समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखो प्रोफाइलेटिक टेक्सचर में देखिए आप, जैसे कि आप डायग्राम से क्या देख पा रहे हैं, ये जो बना हुआ है ना, ये वाला, हाँ, जो जिसको हम लोग क्या दिए हैं, फेनोक्रिस्ट बोले हैं। ये जो फेनोक्रिस्ट है यही है कि एक रॉक के अंदर हम लोग क्या पढ़े थे, एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स को रॉक बोलते हैं। तो अगर किसी रॉक के अंदर ये जो आपको जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग फेनोक्रिस्ट बोल रहे हैं। ये फेनोक्रिस्ट क्या है, किसी दूसरे मिनरल्स के बड़े पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं। जबकि उसके कंपेयर में जो आपको दिख रहे हैं ग्राउंड मास, ये सब क्या है, एक ही प्रकार के मिनरल से बने हुए हैं। मतलब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये हैं ग्राउंड मास हैं, और ये फेनोक्रिस्ट कौन है, बड़े किसी अन्य मिनरल्स का हमारा भाग है। लेकिन ये जो अधिकता किसकी है, छोटे छोटे ग्राउंड मास की अधिकता है, तो ये हमारा कहलाएगा इग्नियस रॉक। लेकिन इसमें फेनोक्रिस्ट भी मिला हुआ है, इसलिए इस प्रकार की इग्नियस रॉक वाले को हम लोग, प्रॉपर्टी वाले इग्नियस रॉक को क्या बोलते हैं, प्रोफाइलेटिक टेक्सचर टाइप का इग्नियस रॉक बोलते हैं, है ना। जैसे कि, और ये इसका फॉर्मेशन ऐसा क्यों हो जाता है, देखिए जब सरफेस में लावा है ना, ये इरप्ट हुआ, सरफेस में आ गया, है ना। जब सरफेस में आता है तो जो और जो मिनरल्स हैं, कोई भी मिनरल्स हैं जिसके जो क्रिस्टल्स हैं वो बड़े साइज़ के हैं, वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, क्वेंच हो जाएंगे। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड मास है वो ठंडा नहीं हो पाता। तो जब फेनोक्रिस्ट क्या हो जाते हैं, जल्दी ठंडा हो जाते हैं, तो जो मोल्टन मेटल है, जो बहता हुआ जो हमारा लावा है उसके अंदर रह जाते हैं, और वो जब तक ठंडा होते हैं वो उसके अंदर में उसी रूप में बड़े के बड़े साइज़ में रह जाते हैं इसके क्रिस्टल्स। तो इस टाइप का हमारे टेक्सचर, प्रोफाइलेटिक टेक्सचर टाइप का इग्नियस रॉक का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए लास्ट आपको बच गया, वो है आपके स्ट्रक्चर्स, मतलब वोल्केनिक इरप्शन से जो बनने वाले क्या के स्ट्रक्चर्स आपके, है ना, उसे डायग्राम में देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये अर्थ सरफेस है ना,
ये देखिए अर्थ सरफेस लिखा है ना, ये सरफेस है। और नीचे देखिए ये जितने शेडेड भाग दिख रहे हैं आपको, काले भाग, ये जहाँ अर्थ सरफेस लिखा है उसके नीचे जो हमको दिखाई नहीं देते, विजिबल नहीं होते हैं, उसके नीचे का भाग है। और आप यहाँ देख रहे होंगे हमें राइट में लिखा है क्रेटर और लेफ्ट में लिखा है काल्डेरा। मैं आखिर इसको ऐसा लिखा क्यों हूँ, है ना। आप इतना तो जानते हैं कि एक वोल्केनिक पाइप होता है, इसे लिखा हूँ वोल्केनिक पाइप। इस वोल्केनिक पाइप में अगर वोल्केनिक पाइप को अगर सीधा रास्ता मिलता है वोल्केनिक इरप्शन के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्रेटर लिखा है ना, अगर इस क्रेटर में, ठीक है, इस क्रेटर में डायरेक्ट में उस क्रेटर में से होके अगर वोल्केनिक इरप्शंस होता है और आसपास फैल जाते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है उस भाग, उस ऊपर हिली एरिया को, भाग को क्या बोलते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्रेटर जहाँ से शक्ति ज्वालामुखी जहाँ से हैं वहाँ लगातार वोल्केनिक इरप्शन होते होते कहाँ पे क्या हो जाते हैं, उस रास्ते में ही कभी कभी सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, कंसोलिडेशन हो जाता है, तो अंदर से आने वाले लावा को समय बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिल पाती, तो क्या करते हैं, उसके छेद को बड़ा करके और बड़ा एरिया बड़ा करके वहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो इस जब बड़े वाले क्रेटर का निर्माण होता है तो उसको क्रेटर ना बोल के क्या बोलते हैं, काल्डेरा। मैंने यहाँ पे ऊपर में जो बनाए हैं क्रेटर और काल्डेरा, इसका मतलब वही है। कभी कभी क्या होता है, जैसे काल्डेरा या क्रेटर नहीं बना, या ये कभी भी कम्प्लीटली क्लोज हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, अंदर में कहीं पे जैसे कि क्रैक है जहाँ पे कभी कभी रहते हैं ना, अंदर में वेंट रहते हैं, जगह रहते हैं, जगह बच जा रहता है कभी, तो बाहर तो नहीं, आप इसी ग्रेनाइट फॉर्मेशन जैसे हो रहा था खाली जगहों में, जब भर जाते हैं ना लावा मैग्मा, तब उससे ग्रेनाइट बनता है। उसी फॉर्मेशन में जब क्रेटर या काल्डेरा से वोल्केनिक इरप्शन ना होकर किसी अन्य रास्तों से क्या होते हैं, मैग्मा बाहर आने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आपका लावा फ्लो होता है। और लावा फ्लो होता है, उसके फलस्वरूप जो बनने वाले भूभाग हैं, स्ट्रक्चर हैं, उसी को ट्रैप बोला जाता है, पठार बोला जाता है। आपका दक्कन का पठार जो है वो आपका लावा फ्लो का एग्जाम्पल है। मतलब कहीं से जब वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था उसको जगह नहीं मिली, तो जो दक्कन जो पठार हम बोल रहे हैं उस भूभाग में क्या हुआ, उनको कहीं फीजर्स मिला, वहाँ से लावा क्या कर गए, स्केप कर गए, और वो क्या हुआ, धीरे धीरे इकट्ठा होकर वहाँ पे एक पठार जैसा निर्माण कर लिया ट्राइब का। वो लावा फ्लो का एग्जाम्पल है ना। अब जो देख पा रहे हैं आप, बैथोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ, बैथोलिथ आपको सरफेस में कभी कभी दिख सकता है या नहीं दिखा है। देख रहे हैं आप बैथोलिथ में, देख रहे हैं कि एक बड़ा भूभाग क्या है, ज़मीन के अंदर है, और एक पतला सा भूभाग ऊपर निकलने की कोशिश किए हुआ है। कभी कभी ये सरफेस में विजिबल हो जाते हैं, लेकिन जनरली उसके जो मैक्सिमम भाग हैं वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, लेकिन कुछ भाग ही ज़मीन से कभी कभी सरफेस में दिखाई देते हैं, या कभी कभी अंदर ही रह जाते हैं। तो इस तरह से उथला भाग का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। अब लैकोलिथ किसको बोलेंगे, देखिए लैकोलिथ में क्या होगा, जिस बेस पे वो ख़त्म होता है ना, बायोलिथ ख़त्म हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, एक मशरूम के जैसे आकार बना लिए, मतलब इसके ऊपरी भाग का फैलाव ज़्यादा होता है और निचले भाग का फैलाव कम हुआ। लेकिन बैथोलिथ में क्या हुआ, ऊपरी भाग का फैलाव ज़्यादा है, ऊपर नीचे भाग का फैलाव ज़्यादा है, एक प्लेन है, और ऊपर में क्या हुआ है, कम फैला हुआ है। तो बैथोलिथ लैकोलिथ का जस्ट अपोजिट है। एक है आपका लेपोलिथ। लेपोलिथ किसको बोलेंगे, जैसे कि ये कहीं से इरप्शन होता रहा होगा, ये देखिए यहाँ से इरप्शन होता रहा होगा, है ना, फिर क्या हुआ कि यहाँ पे इसको स्पेस मिला होगा, बाहर तो नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ पे स्पेस मिला, उसमें क्या हो गए, क्या दिख रहा है, कटोरे से दिख रहा है ना, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो गए, तो इसको बोलेंगे, इस टाइप के गड्ढे में जाके जब भर जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं लेपोलिथ। ठीक, अब आप लोग को बताया हूँ पहले भी, डाइक सील किसको बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि जो सील दिख रहे हैं आपको, जब यहाँ वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, है ना, जब काल्डेरा वाले लाइन को देखिए, काल्डेरा वाले लाइन में जब इरप्शन होने वाला होगा वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, और क्या हुआ कि इसको खाली जगह मिल गई, और सील एक एरिया में से फैलता गया, है ना, चौड़ी रूप से फैलता गया, ऊंचाई में नहीं लंबाई में फैलता गया, इसको बोलते हैं हम लोग सील। जब ऊपर गया, आप देख सकते हैं डाइक, जब एक चौड़ा भाग ऊपर की तरफ खाली जगह मिल जाता है और वहाँ भर जाता है बाकी अदर जो लेयर्स होते हैं उसमें से, उसको बोलते हैं डाइक। आप इन सब चीज़ का जो डायग्राम, अभी जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसको
आप नेट में इस नाम से उसकी इमेजेस देखेंगे, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। ये इमेज है ही, आप जितने इसके जो जितना वर्ड यहाँ पे लिखा है उस वर्ड के पिक्चर्स, है ना, इमेजेस आप गूगल करेंगे, आप उसमें से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका 3rd यूनिट का फर्स्ट पार्ट लगभग पूरा ख़त्म है। ये इग्नियस में, रॉक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। बाकी आपको पूरा पढ़ने वाला चीज़ है, जितना मेन चीज़ तो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आप लोग पढ़ाई करेंगे। आप लोग का असाइनमेंट यही है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि बेथोलिथ, लैकोलिथ स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। आप लोग सर्च मारेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, आप बताइएगा। टाइम बहुत कम है, आप लोग पढ़ाई कीजिए और कुछ डाउट है तो बताइएगा। ठीक है।